गिन गिन कर ईद का इंतज़ार कर रहा था। इसलिए नहीं कि ईद के तीसरे दिन हमारी मंगनी थी, बल्कि इसलिए कि मेरे रकीब को हमारे दरमियान से हट जाना था। अब्बा जी के दोस्त मेरे पास थे, वो इसी का फ़ायदा उठाया उन्होंने, और मुझे 10 दिन की छुट्टी दिलवाई, मगर अपने काम के लिए, यानी बकरों की खिदमत के लिए। मगर ईद से तकरीबन 5 दिन पहले एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। ऐसा अजीब कि मेरा हार्ट फेल होते होते रह गया। रोहिना की डायरेक्ट फरमाइश पर मैं बकरों को मेहंदी लगा रहा था कि वो बज़ाते खुद चली आई और चुपचाप बैठकर मेरी कार्रवाई देखने लगी। मैं फिर से दिल में अल्फाज तरतीब देने लगा इज़हार मोहब्बत के लिए, मगर वो खुद बोल पड़ी, तुम कितने अच्छे हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया और ज़ाहिर अपनी तारीफ़ की किसी अच्छी नहीं लगती। मैं रुख मोड़ कर दूसरे बकरे को मेहंदी लगाने लगा तो वो खुल कर हर बात कह सके। मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था, कभी मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आया। मगर वो चुप हुई तो मुझे बेचैनी होने लगी। तुम्हारा हर रूप मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारा देखना, नखरे दिखाना, तुम्हारी चाल और तुम्हारी पर्सनैलिटी गज़ब की है। इतनी खुली डुली तारीफ़ मुझसे हज़म नहीं हो रही थी। कहीं दिमाग पर तो असर नहीं हो गया है, या कहीं ख्वाब तो नहीं। तुम्हें पता है कि तुमसे मिलकर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, मगर अब तुमसे जुदाई का एहसास ही मेरी जान निकालने लगता है। ओहो, लगता है मोहतरमा को मुझसे ज़्यादा शादी की जल्दी है। मैंने दिल में सोचा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरे चलते हुए हाथ एकदम रुक गया। ये क्या कह रही है? इतना खुला इजहार तो है मेरी मर्दानगी पर। मैं इतनी सी बात कहने में इसे इतने दिनों से हिचकिचा रहा था, और उसने कितने आराम से ये सब कह दिया। यही तो फ़र्क है मशरिक़ और मगरिब में। मैं ठहरा खालिस मशरिक़ी लड़का, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है। अब उसके लहजे में नमी थी। मेरा दिल चाहा कि पलट कर इसे तसल्ली दूँ और कहूँ कि अब्बा जी से कहकर शादी की डेट जल्दी फिक्स करवा लेते हैं। 1 साल का इंतज़ार कौन कम वक्त करेगा। मैं अभी भी दिल में सोच रहा था, मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। वो अब बाकायदा हो रही थी, तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे और मैं तुम्हें कभी देख ना पाऊँगी। बस मैं अब्बा जी को मना कर दूँगी कि तुम्हारी कुर्बानी ना करें। अब वो हिचकियों से रो रही थी और मैं झटका खा कर पलटा, और जो मंजर मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा, मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। अपनी कुछ फहमियों समेत वो अब भी रो रही थी, मगर मेरे रकीब को गले लगाकर। इसकी मेरी तरफ पुश्त थी और मुझे लग रहा था कि वो बकरा मुस्कुरा रहा है, यानी हद हो गई। इतनी देर से वो बकरे की शान में कसीदे पढ़ रही थी और मैं काट का उल्लू। मेरा दिल चाह रहा था कि जादू की छड़ी से इसे इन दोनों को गायब कर दूं, मगर मैं चुपचाप वहाँ से चला आया और इसके बारे में दिशान को भी नहीं बताया। अब इतना बेस तो नहीं था कि अपना मजाक खुद ही बनवाता। इसके बाद तो रोहिना साहिबा ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। सब लोग समझा कर थक गए थे। आखिरकार मुकदमा अब्बा जी की अदालत में पेश हुआ। क्या बात है, अब्बा जी ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। वो अब्बा जी, ये बकरा से बहुत अटैच हो गई है ना, तो इसलिए फूफो ने अपनी बेटी के रवैये की वजाहत देनी चाहिए, मगर अब्बा जी ने हाथ उठाकर मना कर दिया। इस वक्त घर के सारे अफराद लाउंज में जमा थे। रोहिना बेटा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला तक ये बकरा नहीं जाएगा और ना ही इसका खून, बल्कि तुम्हारी नीयत वहाँ जाएगी। कुर्बानी का मतलब महज जानवर को ज़िबा करना नहीं, बल्कि ये नफ्स की कुर्बानी होती है। कुर्बानी हमेशा इस चीज़ की होती है जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। एक बाप को अपने बेटे से बढ़कर क्या चीज़ अजीज़ हो सकती है। मगर अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़रा नहीं हिचकिचाए थे। तो तुम बताओ, हो सकती है कोई शे अजीज़ औलाद से बढ़कर।
गैर अहम और पुरानी अशिया तो हम वैसे ही दे देते हैं, मगर वो क्यों कुर्बानी नहीं खिलाती। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है। सिर्फ जानवर कुर्बान करना है या नफ्स? बस इतनी सी बात है। इसकी समझ में आ गई और उसके वाविले ख़त्म हो गए, मगर अब इसकी आंखों में हर वक्त नमी रहती और वह चुपके चुपके से साफ भी करती रहती। अब वो अपना तमाम वक्त बकरों के साथ गुजारती। मुझे अपनी रकीब के साथ और भी नफरत होने लगती, मगर फिर ये सोच कर खुशी होती कि बस 2 दिन की तो बात है। अगले दिन बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने एक दोस्त की शादी पर जाना था, इसलिए काफ़ी एहतमाम से तैयार होकर नीचे आया तो ईशान ने अब्बा जी का पैगाम सुनाया कि बकरों को पिछले सहन से निकाल कर सामने वाले सहन के कोने पर बने स्टोर में बंद कर दूं, क्योंकि हमारा पिछला सहन कच्चा था और बारिश के बाद वहाँ कीचड़ हो गया था। मैंने भी सोचा कि वहाँ काफ़ी ठंड होगी और इनके लिए बैठने की जगह भी नहीं होगी, लिहाजा बिना किसी पसोपेश में फ़ौरन चल पड़ा। एक एक बकरे को ले जाने के बजाय मैंने तीनों को साथ ले जाना बेहतर जाना, क्योंकि शादी के लिए लेट हो रहा था। हमारे बछड़े जितने थे, खासे बड़े बड़े मोटे ताज़े। मुझे इन्हें ले जाने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, मगर वो अपनी जगह से हिलते तो तब ना, शायद गुस्से में थे। मगर अचानक ही इन्हें पता नहीं कि क्या हुआ कि वो मेरे सर पर भागने लगे। तीनों की रस्सियां मेरे हाथ में थी, जिन्हें मैंने मजबूती से पकड़ रखा था, लिहाजा मैं भी साथ ही खींचता चला गया। आखिरकार मुंह के बल गिर पड़ा। वो तीनों मुझे कीचड़ में घसीट रहे थे और मेरे मुंह से रुको 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 नॉन स्टॉप निकल रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर बारी बारी से बाहर आ गए। आखिरकार मैंने बकरों को छोड़ दिया और इन्हें ईशान और ज़ीशान ने मिलकर काबू कर लिया। हाय अल्लाह, मेरा बकरा तो ठीक है। इसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल चाहा कि किसी तरह मंजर से गायब हो जाऊं। इस वक्त भी वो अपने बकरे का पूछ रही थी। इसकी बात सुनकर लीना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब तो मैं शादी पर जाने के काबिल नहीं रहा था। मेरा सूट बर्बाद हो चुका था। पता नहीं किसी की नज़र लगी गई थी। चोटें मुझे कुछ खास नहीं आई थी। कीचड़ की वजह से मैं बस घुटने और कोहनियाँ फिसल गई थी। मेरी नफ़रत में और इजाफा हो गया था। ज़ीशान बकरे बांध कर वापस आ चुका था। आज तो बकरों ने अच्छी सैर करवाई है। इस रात का बदला उतार दिया है ब्राउन आंखों वाले बकरे ने। वो हंस रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा दोस्त है और कज़न है या दुश्मन। हमेशा सबों पर नमक पाशी के लिए मौजूद होता है। मैं कराते हुए अपने कमरे में जाने लगा और अम्मी मेरे पीछे पीछे हल्दी मिला दूध का गिलास ला रही थी। चांद रात को ईद की शॉपिंग और मंगनी के जोड़े की ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाना था। मैं चाहता था कि रोहिना भी हमारे साथ जाए। अलीना के हाथ पैगाम भिजवाया, मगर उसने इनकार कर दिया, लिहाजा मैं खुद ही इसके कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से बातों की आवाज़ आ रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर मुझे वो नज़र आई, मोबाइल पर बात करते हुए। फूफो, आपको क्या बताऊँ वो कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, बिल्कुल प्रिंस चार्ल्स है, बस नखरे बहुत करता है। वो हंस रही थी। मैं उड़कर छत से जा लगा। मैं ज़रा साइड पर होकर इसकी बातें सुनने लगा। शो ऑफ है, मगरूर है, मगर इस पर सूट करता है और बोलता भी बहुत है। ओहो, तो मोहतरमा ने इतने से दिनों में मुझ पर इतनी रिसर्च कर ली। मुझे खुशी हुई। अगर खाना वक्त पर ना मिले तो नाराज़ हो जाता है और फिर खाता ही भी नहीं। अरे मेरी ये आदत इसे किसने बताई? मुझे हैरत हुई। पूरे मोहल्ले में इसके चर्चे हैं। वाकई मेरी पर्सनालिटी के पूरे ख़ानदान में चर्चे थे। मेरे बकरे जैसा कोई नहीं इस मोहल्ले में। मेरी खुशफहमी के गुब्बारे से फिर हवा निकल गई और वो यूं कर करके घर के इर्द तेरो दीवार से टकराने लगा। अब तो बस मेरा बस नहीं चल रहा था कि अपना सर दीवार से टकराऊं या इसका पाश कर दूं।
या फिर इस फसाद की जड़ का ही टेटवा दबा दूं। इतनी ज़िल्लत बस बहुत हो गया। शुक्र है कोई सुन नहीं रहा था, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती। ओह माय गॉड गॉड। भाई, आपको जाना है कि नहीं? नीचे अम्मी वगैरह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अलीना का पैगाम सुनकर मैं चल पड़ा और पीछे से इसके कहके की आवाज़ आ रही थी, अम्मी प्लीज़ आप ज़ीशान के साथ चली जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। जब इसकी बारी आएगी तो वो साथ जाएगा। अभी तुम्हारी मंगनी हो रही है तो तुम ही साथ चलो। राइट। और डार्क ब्लू कलर मेरा फेवरेट था और अम्मी ने इसी कलर का मंगनी का जोड़ा लिया। मेरे लिए भी ब्लू कलर का सूट अम्मी ने ही पसंद किया। आखिर मॉडर्न एज की अम्मी जान थी। काश वो भी साथ होती। मैंने एक नज़र सूट को देखा, पता नहीं इसे पसंद आएगा भी या नहीं। जिसने बकरा तक अपनी पसंद का लिया था वो किसी और की पसंद का मंगनी का जोड़ा पहनना पसंद करेगी। ईद के लिए अम्मी ने इसके लिए सफ़ेद जोड़ा लिया जिस पर ब्राउन मोतियों के फूल बने हुए थे। खुदा खुदा करके वो आखिर वो दिन अभी आन पहुँचा जब मेरा रकीब से पीछा छूटने था, मगर मेरा दिल बोझल सा था। ईद की नमाज़ पढ़कर आए तो कसाई आए हुए थे। पहले अपने बकरों को आगे वाले हिस्से में मुंतकिल किया। रोहिना का बकरा अभी पिछले हिस्से की तरफ था। मैं चुपके से इसकी तरफ आ गया। मेरा रकीब मेरे खूबसूरत लम्हों का दुश्मन सामने खड़ा था, मगर इस वक्त मुझे इससे कोई नफरत महसूस नहीं हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब चला आया। वो इसके सर पर हाथ फेरने लगा। यार तूने तो मुझे बहुत तंग किया है। मेरे और रोहिना के हर खूबसूरत लम्हे में अपनी चारों टांगें घुसाई। और उस दिन तो मुझे लगता है तूने मेरे खिलाफ साजिश की थी, फिर मुझे सैर करवाने की, है ना? मैं होले से हंसा और इसके करीब पंजों के बल बैठ गया। मगर तुझे पता है मुझे तुझसे भी मोहब्बत हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोहिना से हो गई थी। जो इजहार मैंने रोहिना से करना था वो बकरे से कर रहा था, है ना? मज़े की बात। वो कहते हैं यार के महबूब की गली का कुत्ता भी प्यारा होता है, और वो तो मेरा रोही का बकरा है। मैंने इसके गले में बाहें डाल दी और काफ़ी देर तक इस तरह बैठा रहा। अब बस भी कर दो, मुझे भी मौका दो अपने बकरे से ईद मिलने का। रोहिना की आवाज़ पर मैंने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और खड़ा हो गया। वो सफ़ेद कपड़ों में बड़ी लग रही थी। वो तो इसने बकरे के साथ मैचिंग की हुई है। हसद ने फिर सर उठाया, मगर मैंने इसके सर पर पाँव रख दिया कि कपड़े तो मेरे भी सफ़ेद थे और साथ ब्राउन बास्केट। हम तीनों फिर अकेले थे। इस बार बकरे की मौजूदगी से मुझे ढारस मिल रही थी, क्योंकि वो तो मेरा राजदार था। रोहिना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर मैंने बात शुरू कर ही दी। वो बकरे के मुआयना में मसरूफ़ थी। कभी उसकी आंखें देखती, कभी इसकी पुष्ट पर हाथ फेरती। इनफैक्ट मैं काफ़ी दिनों से कहना चाह रहा था, मगर कुछ अजीब सा लग रहा था। सब कुछ तय हो जाने के बाद अब इन बातों में की गुंजाइश तो नहीं निकलती, लेकिन कि दरअसल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू रोही। मेरी बात इसने चुपचाप सुनी, मगर उसकी आंखें जो झुकी हुई थी अब हौले हौले लरज़ रही थी। तुम भी कुछ कहो ना। मुझे लगा कि शायद कोई आ रहा है। क्या? उसने हौले से पूछा। ये कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? 2 दफ़ा तो बता चुकी हूँ, मगर तुम्हें यकीन ही नहीं आता। इसके लहजे में नाराज़ी थी। कब मुझे इस तरह सा शक हुआ, मगर मैं यकीन करना चाहता था। एक दफ़ा तो यही कहा था। उसने मुंह फुला कर कहा, वो तो तुम बकरे से कह रही थी। हाँ, जब तुमने तवज्जो नहीं दी तो इतनी खूबसूरत लड़की खुद अपने मुंह से, इसलिए मैंने अपना रुख बकरे की तरफ कर लिया था। अच्छा तो तुमने मुझसे बेवकूफ़ बनाया है। चलो ये तो एक दफ़ा हो गया, और दूसरी दफ़ा कब कहा था ज़रा बताना।
मैंने इसे घूरा जब तुम मेरे कमरे के बाहर मेरी बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है किसी की बातें सुनना कितनी बुरी हरकत है। वो अपनी बात भुलाकर मेरी क्लास लेने लगी, मगर वो भी तुम बकरे की शान में कसीदे पढ़ रही थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। हाँ, तो तुम ही थे वो ना बकरे, बचपन में तुम्हें बकरा नहीं कहते थे। वो अब भी हंस रही थी और मैं हक्का बक्का खड़ा ऐसे देख रहा था। और हाँ, अब मुझे नीली आंखों वाला बकरा नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मुझे हमेशा के लिए मिल गया है। और भागने लगी मगर मैं छोड़कर रोक लिया। रोहिना हूँ। वो फिर बकरे को हाथ कहने लगी, ईद मुबारक बकरी। मैंने मुस्कुरा छुपाते हुए उसे कहा, यार तुमने मुझे बकरी कहा, तुम्हारी ये हिम्मत। हम बकरी के चक्कर लगा रहे थे और वो मेरे पीछे पीछे में थी। नीली आंखों वाले बकरे की बेगम को बकरी ना कहूँ तो क्या कहूँ। मैं हंसते हुए बोला, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। वो वहाँ से वॉक आउट कर गई। हाँ बकरे मियाँ सॉरी, मैं तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा हुआ था। अपने और रोहिना के दरमियान दीवार समझता था। हुआ मौका आपको बीच में फंसाया था हुआ था। आप तो हमारे दरमियान थे ही नहीं, बस मैं और वो ही थी। सॉरी यार, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं बकरी को गले लगाए कह रहा था। जान जो भी अभी वहाँ आया था बकरी को ले जाने के लिए, उसके सर के ऊपर से मेरी बातें गुजर रही थी। मैंने खुलकर हवा में सांस लिया। बकरा ईद की खुशियों की महक को अपने अंदर उतारा। बकरी की भूख की सूरत में